कल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और करंट अफेयर में उससे रिलेटेड न्यूज़ है, उसको देखते हैं। सिंधु घाटी लिपि की समझ, लिपि से रिलेटेड न्यूज चर्चा में क्यों है? हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सिंधु घाटी लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले व्यक्ति को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। कितना पुरस्कार? $1 मिलियन। और किसके द्वारा घोषणा की? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा। इससे हड़प्पा लिपि के सदियों पुराने रहस्य पर प्रकाश पड़ा, जिसका अर्थ समझने के लिए विद्वानों द्वारा 100 से अधिक प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। समझ से तात्पर्य अज्ञात प्रतीकों या लिपियों को पठनीय भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया से है। ये मत समझना कि कोई फोटो है, पिक्टोरियल तो है ही, वो कोई है बना रखा तो समझ लिया कि ये तो पशुपति शिवनाथ है, मैंने समझ लिया दे दो $1 मिलियन। ऐसा नहीं है, मतलब उनको पठनीय भाषा में बदलने से है। ठीक है। सिंधु घाटी लिपि क्या है? परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, के दौरान वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रयुक्त सिंधु घाटी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इस लिपि की खोज वर्ष 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। यह मुहरों, टेराकोटा की पट्टियों एवं धातु पर अंकित है, जिसमें चित्रलेख तथा पशु या मानव आकृतियां हैं। ठीक है। टेराकोटा क्या है? टेरा मीन्स लैंड, जमीन, मिट्टी, मिट्टी से बनी हुई मोहर, ठीक है, पट्टियां जो। लेखन शैल या लेखन शैली सामान्यतः दाएं से बाएं लिखे गए लंबे वाक्यों में कभी कभी बोस्ट्रोफेडोन लिपि पंक्तियों के बीच दिशाओं का परिवर्तन का प्रयोग किया गया है। बोस्ट्रोफेडोन जो लिपि होती है वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, और सामान्य लिपि लेफ्ट से साइड है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे लिखते हुए। ठीक है। संक्षिप्त लेख। अधिकांश लेख छोटे, औसतन 5 अक्षर हैं। सबसे लंबे ज्ञात टेक्स्ट में 26 प्रतीक हैं। समझ गए? इसकी संक्षिप्तता के कारण इस बात पर विमर्श है कि क्या यह एक पूर्ण विकसित भाषा की परिचायक है या यह केवल प्रतीकात्मक संकेतन है। पिक्टोरियल थी वो उनकी लिपि। लिपि की प्रकृति संभवतः एक लोगोसिलेबिक प्रणाली, जिसमें चित्रलेखों तथा अक्षरों का संयोजन होता है। कौन सी? लोगोसिलेबिक। लोगो मीन्स लोगो, सिलेबिक का मतलब सिलेबल, अक्षर। समझ गए? नाम से ही पता चल रहा है, इसको भूलना नहीं। ठीक है। लोगो कोई फोटो हो गया, पिक्चर, एंड सिलेबिक का मतलब सिलेबल, जिसमें मैंने बताया था, जिसमें चित्रलेखों तथा अक्षरों का संयोजन था, पर आधारित थी, जो अपने समय की उन्नत लिपियों के समान थी। ठीक है। इस संदर्भ में विद्वानों ने रिबस सिद्धांत को प्रस्तावित किया। कौन से सिद्धांत को? रिबस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जहां प्रतीक अप्रत्यक्ष रूप से ध्वनियों या विचारों का परिचायक है। रिबस सिद्धांत में क्या बताया गया? जो प्रतीक है वो अप्रत्यक्ष रूप से ध्वनियों या विचारों का परिचायक है। किसी एक प्रतीक से स्पेसिफिक ध्वनि या विचार का मतलब मैसेज है। उद्देश्य और कार्य क्या है? इस लिपि का उपयोग व्यापार, कर अभिलेखों एवं पहचान के लिए किया जाता था, लेकिन इसकी भूमिका अभी भी अस्पष्ट है। गुणज, जोड़ एवं स्वास्तिक जैसे कुछ प्रतीकों का शैक्षिक या धार्मिक महत्व भी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अंकन प्रणाली थी, न कि कोई भाषा आधारित प्रणाली थी। देखो, स्वास्तिक यूज होता था वहां, स्वास्तिक का निशान जो आजकल भी हम यूज करते हैं, और हिटलर की पार्टी का स्वास्तिक, ठीक है, जो झंडा था, झंडे पर स्वास्तिक था। कुछ लोगों का मानना है कि यह कंकण प्रणाली न कि कोई भाषा आधारित लिपि। इसकी भाषा के बारे में सिद्धांत देखो। द्रविड़ परिकल्पना, यह आपको प्रेपोला और भारतीय शोधकर्ता इरावतम महादेवन द्वारा समर्थित है। ठीक है। अस्को, परपोला और इरावतम महादेवन के द्वारा समर्थित है द्रविड़ परिकल्पना। इसमें दावा किया गया है कि इस लिपि का आधार द्रविड़ है एवं इसका संबंध प्राचीन तमिल से है। ठीक है। दावा किया गया कि यह द्रविड़ है, संबंध प्राचीन तमिल से। उदाहरण, परपोला का सुझाव है कि सिंधु लिपि में मछली का प्रतीक मीन का परिचायक है। मीन भी तो मछली होती है संस्कृत में, जिसका द्रविड़ भाषा में अर्थ मछली और तारा दोनों ही होता है, जो पुरानी तमिल शब्दावली के अनुरूप है।
ऐसा माना जाता है कि कुछ संख्या प्लस मछली अनुक्रम तारा द्वारा तारा समूहों को संदर्भित किया गया है, हालांकि यह अभी भी अप्रमाणित है। ठीक है, कुछ संख्या के द्वारा मछलियों के द्वारा तारा समूह को संदर्भित किया गया है। जैसे ये फिश है, साइन है हड़प्पा सभ्यता का, आइडेंटिफिकेशन फिश होगी, रीडिंग क्या होगी मीन। ठीक है, मीनिंग क्या होगा फिश या स्टार दोनों ही हो सकते हैं। अब ये फिश है, ठीक है, ये 3 मतलब 3 फिश, 3 प्लस फिश, ठीक है, मून मीन 3 स्टार्स, ठीक है, मृगशिरास। ये 6 होगी 6 फिश, कैरू मीन 6 का मतलब कैरू, एलू 7, ठीक है, 7 स्टार्स उर्सा मेजर, 6 ये प्लेडस हो गया, ठीक है, और 7 स्टार्स का उर्सा मेजर हो गया। ठीक है, ये पिक्टोरियल है, इनका कोई मैसेज है, अभी तक प्रमाणित नहीं है, अप्रमाणित है। संस्कृत से जुड़ाव, S.R. राव जैसे प्रारंभिक विद्वानों ने इस लिपि को संस्कृत से जोड़ते हुए इसे वैदिक काल से संबंधित बताया है। S.R. राव ने हड़प्पा एवं वैदिक संस्कृतियों के बीच समय रेखा से विसंगति के कारण सिद्धांत पर विवाद हुआ है। विसंगति होगी क्योंकि ये तो वैदिक काल तो लेट में आया था, हड़प्पा सभ्यता तो इससे पहले की सभ्यता है, तो इसके विवाद हो गया। गैर भाषाई प्रतीक क्या है? स्टीव फार्मर और पैगी मोहन जैसे आलोचकों का तर्क है कि ये प्रतीक कोई भाषा नहीं थे, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक चिन्हों से संबंधित एक प्रणाली का हिस्सा थे। नोट, लिपि यह किसी भाषा के शब्दों को दर्शाने के लिए प्रतीकों या वर्णों का प्रयोग करके लिखने की एक प्रणाली है, जैसे लैटिन, देवनागरी, सिंधु लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भाषा के जो शब्द हैं उनको दर्शाने के लिए प्रतीकों का यूज या वर्णों का यूज, वो लिपि है। ठीक है, भाषा क्या होती है? अर्थ संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों, शब्दों एवं व्याकरण का प्रयोग करने वाली संचार प्रणाली है, जैसे हिंदी या अंग्रेजी। सिंधुकालीन स्थापत्य की विशेषताएं क्या हैं, इसको देखते हैं। परिचय, वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द वश से हुई है, जिसका आशय बसने या रहने से है। स्थापत्य शब्द वास्तु का पर्यायवाची शब्द है। कला की भांति वास्तु या स्थापत्य कला के उद्भव एवं विकास का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। इसका कालखंड लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच है। भारतीय वास्तुकला के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर आदि से पाए गए हैं। हमने कल क्या पढ़ा था हिस्ट्री की क्लास में कि लोथल और रंगपुर में केवल किसकी खेती होती है? चावल। सिंधु कालीन स्थापत्य की विशेषताएं क्या है? हड़प्पाई नगर ग्रीड पैटर्न के तहत बनाए गए हैं, कल हमने पढ़ा था, लोअर टाउन में, अर्थात आयताकार खंड में विभाजित नगर जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। विशाल सड़कें नगर को अनेक खंडों में विभाजित करती थी, जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग अलग स्थानों पर स्थित घरों और बहुमंजिली इमारतों को जोड़ने के लिए किया गया था। उत्खनन स्थल पर मुख्यतः 3 प्रकार के भवन पाए गए हैं: सार्वजनिक भवन था और सार्वजनिक स्नानागार तथा निवास गृह। भवन निर्माण के लिए हड़प्पा के लोग मानकीकृत आयाम वाली पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। मानकीकृत आयाम का मतलब स्टैंडर्ड डायमेंशन 4:2:1। ठीक है, ईंटों को जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था। नगरीय क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा था: गढ़ीय क्षेत्र अर्थात पश्चिमी टीला तथा पूर्वी टीला या निचला नगर जिसको बोलते हैं। जो पश्चिमी टीला था, भाग में ऊंचाई पर स्थित गढ़ी का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल और आंगन आदि के लिए किया गया था। गढ़ी में स्थित कुछ भवन संभवतः शासकों, और गढ़ी का मतलब क्या है? वेस्टर्न टाउन, सिटाडेल पर जो बना हुआ है, दुर्ग। ठीक है, उसमें स्थित कुछ भवन संभवतः शासकों और अभिजात वर्गों के आवास थे, पढ़ा था हमने कल से। अन्नागार वायु संचार वाहिकाओं और ऊंचे चबूतरे के साथ निर्मित किए गए थे। इसमें अनाज भंडारण में मदद के साथ ही कीटों से उनकी रक्षा करने में भी सहायता मिलती थी। ठीक है, वायु संचार वाहिकाओं का मतलब उसमें स्ट्रेटेजिक पोर्स बनाए गए थे, जो हमने कल पढ़ा था, सो दैट ग्रेन्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक है, एंड सो दैट गैसेस कैन बी एक्सचेंज्ड। ठीक है, हड़प्पाई नगरों की एक प्रमुख विशेषता सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन था।
इससे उनकी संस्कृति में कर्मकांडीय पवित्रता के महत्व का संकेत मिलता है। इन स्नानागारों के चारों ओर दीर्घाओं और कक्षों का समूह था। स्नानागारों के चारों ओर, ठीक है। सार्वजनिक स्नानागारों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो के उत्खनित अवशेषों में वृहत स्नानागार है। इसमें किसी दरार या रिसाव का न होना हड़प्पा सभ्यता की अभियांत्रिकी कुशाग्रता का परिचायक है। हमने पढ़ा था कि इसके नॉर्थर्न और वेस्टर्न साइड में क्या बने हुए हैं, रूम या सीढ़ियां? नॉर्थर्न और वेस्टर्न में सीढ़ियां हैं और ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में रूम बने हुए। नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए, एक रूम वाले। इनका उपयोग संभवतः श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा आवास के लिए किया जाता था। कुछ घरों में सीढ़ियां भी थी, जिससे संकेत मिलता है कि संभवतः कुछ भवन 2 मंजिला रहे होंगे। अधिकांश भवनों में कुएं तथा स्नानागृह थे और वायु संचार की उचित व्यवस्था थी। हड़प्पाई स्थापत्य की प्रमुख विशेषता उन्नत जल निकास व्यवस्था थी। प्रत्येक घर से निकलने वाली छोटी नालियां मुख्य सड़क के साथ साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी थी। नियमित साफ सफाई और रखरखाव के लिए नालियों को आंशिक रूप से ढका गया था। उचित दूरी पर मलकुंड सिसपिट पाए गए थे। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर ध्यान दिया गया था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता पहली सभ्यता थी जहां स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई थी। ये मिले हड़प्पा सभ्यता से। यू कैन सी यहाँ पर ये चक्की है, ठीक है। पेस्टल एंड मोर्टार्स भी हैं, ठीक है। ये मिट्टी के कुछ टेराकोटा से बने हुए, टेराकोटी की आइडल है और ये सिसपिट्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। और ये है मूर्ति, ये ब्रोंज की है, तांबे की, उसको मिला करके। और इस मूर्ति का एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, आई थिंक शायद 2018 में। उसमें पूछा गया था इस मूर्ति में मतलब क्या है, त्रिभंग मूर्ति बोला गया इसको। त्रिभंग, 3 जगह से भंग, भंग का मतलब होता है मुड़ी हुई, सीधी ना हो, ठीक है। इसमें मोड़ है 3 जगह से, एक तो टांग मुड़ी हुई है, एक हाथ मुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 जगह से मुड़ी हुई है और तीसरी जगह से भी है। ये त्रिभंग मूर्ति बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये देखो नालियां हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। इन नालियों को ढका गया था। ये थी मेन नाली। ये पुजारी की फोटो मिली हुई है वहां, ठीक है। ये है वो स्नानागार, स्नानागार कहूं मैं, हाँ स्नानागार ये, ठीक है। और ये सील है, ठीक है। इस पे ये वो छिपे हुए हैं। सिंधु लिपि को समझने में क्या चुनौतियां हैं? द्विभाषी ग्रंथों का अभाव। प्राचीन लिपियों को समझना अक्सर द्विभाषी ग्रंथों पर निर्भर करता है, जैसे रोसेटा स्टोन, जिससे मिस्र की चित्रलिपि का ग्रीक अनुवाद मिला। हालांकि सिंधु लिपि में ऐसे तुलनात्मक अभिलेखों का अभाव है जिससे प्रतीकों को ध्वनियों या अर्थों से जोड़ना कठिन हो जाता है। वर्ष 1799 में नील डेल्टा के पास खोजे गए रोसेटा स्टोन में ग्रीक, डेमोटिक तथा चित्रलिपि में लिखा संदेश मिला। इससे विद्वानों को प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि को समझने में मदद मिली। संक्षिप्त एवं खंडित लेख। अधिकांश लेख संक्षिप्त हैं, जिनमें प्रति लेख औसतन 5 अक्षर हैं। लंबे लेखों की कमी से व्याकरण, वाक्य विन्यास या भाषाई व्याख्या में प्रयुक्त पैटर्न का विश्लेषण करने की क्षमता सीमित हो जाती है। अज्ञात भाषा। इस लिपि से संभवतः ऐसी भाषा का प्रतिनिधित्व होता है जिसका कोई समानांतर न होने से इसका तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन हो जाता है। इस संदर्भ में सिद्धांतों द्वारा उसके द्राविड़, इंडो आर्यन या लुप्त भाषा समूह से जुड़े होने का सुझाव दिया गया है, लेकिन इनमें से कोई भी निर्णायक नहीं है। प्रतीक भिन्नताएं। SR राव 1982 ने लिपि में 62 संकेत प्रस्तावित किए, लेकिन आगे चलकर अस्को परपोला 1994 ने 425 संकेतों का सुझाव दिया। उसने तो 62 संकेत बताए, इसने 425 संकेत बताए। वर्ष 2016 में ब्रायन के वेल्स ने 676 संकेत प्रस्तावित किए, लेकिन सटीक संख्या एवं उनके अर्थ पर बहस जारी रहने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सीमित पुरातात्विक साक्ष्य। 3500 हड़प्पा मुहरों का सीमित संग्रह, अज्ञात स्थल तथा कलाकृतियों का शरण इस लिपि के विश्लेषण में बाधक है।
तकनीकी बाधाएं, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन सीमित डेटा सेट के कारण मौजूदा मॉडलों को सिंधु लिपि को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लघु शिलालेखों में पैटर्न की पहचान करना अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। सिंधु लिपि को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? हड़प्पा सभ्यता की भाषा को जानने के लिए भाषा परिवार द्रविड़, इंडो आर्यन या अन्य की पहचान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राचीन भारत के भाषाई इतिहास पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा। विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, इनको देखते हैं। मेसोपोटामिया 4000 से 3500 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसका उद्गम आधुनिक इराक और ईरान, सीरिया, कुवैत और तुर्की के कुछ भाग, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच हुआ। हमने पढ़ा है 11वीं के एनसीईआरटी में। इसे सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। अपनी लिपि, देवताओं और महिलाओं पर विचारों वाली संस्कृतियों का विविध संग्रह है। इसमें समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को दर्शाते हुए धर्म, कानून, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अत्यधिक सम्मानित शिक्षा प्रणाली थी। पुरुष तथा महिला दोनों विविध व्यवसायों में शामिल थे, जिनमें कृषि के साथ साथ मुंशी, चिकित्सक, कारीगर, बुनकर, कुम्हार आदि जैसी भूमिकाएं भी शामिल थी। महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे और वे जमीन की मालिक भी हो सकती थी, तलाक के लिए याचिका लगा सकती थी यदि आदि, मतलब ऐसा कुछ होता था इसमें। मीनारें, सीढ़ीदार पिरामिड, मंदिरों के आसपास बसे हुए शहर के निवासी अपने संरक्षक देवता का सम्मान करते थे। धूप में सुखाई गई ईंटों से निर्मित शहर विश्व के पहले शहर थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में धूप में सुखाई गई थी, पक्की ईंटें नहीं थी। प्राचीन मिस्र 3100 ईसा पूर्व नील नदी के तट पर स्थित थी। पिरामिडों, कब्रों और मकबरों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है मिस्र की सभ्यता को, जिसमें शवों को मृत्यु के पश्चात के जीवन हेतु तैयार करने के लिए मम्मीकरण किया जाता था, मम्मीफिकेशन करते थे उनका। इसने स्मारकीय लेखन और गणित प्रणालियों की विरासत छोड़ी। सभ्यता 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की विजय के साथ समाप्त हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पर 3300 ईसा पूर्व दे रखा है, कहीं कहीं पर 3000 ईसा पूर्व दे रखा है, कहीं कहीं पर 2600 ईसा पूर्व दे रखा है, कहीं कहीं 2800 ईसा पूर्व दे रखा है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सोर्स हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता 3300 ईसा पूर्व में शुरू हो गई थी। ठीक है, और ये लगभग 1200 या ये मान करके चलो 1600 तक ये चली थी, क्योंकि इसके तीन फेज थे। ठीक है, पूर्व हड़प्पा, मेचर हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। ठीक है, हम मेचर हड़प्पा पढ़ते हैं ज्यादा। यह आधुनिक भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तुलनाओं में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण व्यापक युद्ध के बहुत कम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शांतिपूर्ण सभ्यता थी। संगठित शहर की योजना, एक समान पक्की ईंटों वाले घरों, एक ग्रिड संरचना और जल निकासी, सीवेज और जल आपूर्ति प्रणालियों से परिपूर्ण थी। 1800 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन हुआ। मृत्यु के पीछे के वास्तविक कारणों पर अभी भी परिचर्चाएं होती हैं। ये सिद्धांत पतन के लिए आर्य आक्रमण या जलवायु एवं प्राकृतिक कार्यों को प्रस्तावित करते हैं। प्राचीन चीन, चीन में सांग सभ्यता थी। हिमालय पर्वत, प्रशांत महासागर और गोबी रेगिस्तान द्वारा संरक्षित येल्लो और यांगत्से नदियों के बीच स्थित थी। प्राचीन चीन की सभ्यता सदियों तक आक्रमणकारियों और अन्य विदेशियों से संघर्ष में फला फूला था। सामान्यतः 4 राजवंशों में विभाजित थी, जिया, शांग, झोउ और किन। प्राचीन चीन पर एक के बाद एक सम्राटों का शासन था। दशमलव प्रणाली, अबेकस और धूप घड़ी के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। रेशम का विकास भी यहीं पर हुआ था। चाइना ने रेशम का जब विकास किया, चाइना ने रेशम को डेवलप कर लिया था, लेकिन चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को संसार में जाने से काफी लंबे समय तक रोक के रखा था। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए आबादी को संगठित किया, मिस्रवासियों के सम्मान। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति को समझने हेतु इसके स्पष्टीकरण से हड़प्पा की धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक मानदंडों, प्रशासन, शासन सहित सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं का पता लगाया जा सकता है। ऐतिहासिक निरंतरता, हड़प्पा तथा उसके बाद की सभ्यताओं के बीच संबंध स्थापित करने से भारत के सांस्कृतिक और भाषाई विकास का पता लगाने में मदद मिलेगी। वैश्विक प्रासंगिकता क्या है इसकी?
मतलब अगर हम इसको पढ़ने में सफल हो जाते तो विषयों में क्या प्रासंगिकता है। लिपि का अध्ययन प्राचीन लेखन प्रणालियों, मानव संचार विकास, मेसोपोटामिया और उससे आगे के देशों के साथ अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी हमें। मतलब पता चलेगा कि मेसोपोटामिया से ज्यादा भी इसके संबंध है क्या। ठीक है, मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा बोला जाता था, मृतकों का टीला। ठीक है, इसकी व्याख्या से वैदिक प्रथाओं और द्रविड़ या इंडो यूरोपीय भाषाओं के साथ साथ संभावित संबंधों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेंस का। सिंधु घाटी लिपि को समझने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और हड़प्पा सभ्यता को गहराई से समझने के क्रम में इसका निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन लिखवाएंगे कल। एडवेंट ऑफ आर्यंस इन 1500 बीसी, यहाँ आए हुए थे। आर्यों का आगमन 1500 बीसी में हुआ। सेंट्रल एशिया से माना जाता है कि वो आए थे। ठीक है, और मैन इंफॉर्मेशन जो आएंगी पढ़ने में, देखना कि नोमैडिक थे, पास्टोलिस्ट थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, साउथर्न रशिया, स्टेपीज ऑफ रशिया, ठीक है, ये एरिया से आए थे वो। नीड गुड ग्रास लैंड्स फॉर देयर स्टॉक्स, अपने पशुओं के लिए उनको अच्छे चरागाह की जरूरत थी। ठीक है, होमर आर्यंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियल कम्युनिटी थी, एथनिक कम्युनिटी थी, रिलीजियस थी, लिंग्विस्टिक थी। ठीक है, ये पूछा गया। देखो इसमें क्या है। बाय 1500 बीसी सेवरल ट्राइब्समैन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, साउथर्न रशिया एंड स्टेपीज ऑफ रशिया से स्टार्टेड टू अराइव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1500 ईसा पूर्व तक केंद्रीय भारत से, केंद्रीय एशिया से, सेंट्रल एशिया से बहुत से ट्राइब्समैन आना शुरू हो गए थे, कबीलियाई लोग आना शुरू हो गए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देवर नोमैटिक एंड पास्टोरलिस्ट, वे घुमक्कड़ थे और चरागाह की तलाश में आए थे। देवर ऑलवेज इन सर्च ऑफ वेरी गुड पास्चर लैंड फॉर देयर मोस्ट इंपोर्टेंट वेल्थ दैट इज कैटल। उनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो धन था अर्थात कैटल, पशु, गाय, मवेशी, ठीक है, उनके लिए उनको बहुत अच्छे चरागाह भूमि की जरूरत होती थी और उस हमेशा उसकी तलाश में रहते थे वो। कोलेक्टिवली दिस ओल्ड ट्राइब्स मैन फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू बी नोन एज आर्यंस। सामूहिक रूप से इन सभी ट्राइब्समैन को जो सेंट्रल एशिया से आए थे उनको आर्यंस कहा जाने लगा। द टर्म आर्यन डिनोट स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। जो आर्यन थे वो एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थे। आर्यन शब्द जो है लिंग्विस्टिक कम्युनिटी की ओर संकेत करता है, विच मीन्स दे स्पोक सेम ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जिनका मीनिंग था कि वो एक ही ग्रुप की भाषा को बोलते थे। ठीक है, आर्यंस वर एबल टू डिफीट इंडिजिनस इंडियंस। आर्यंस जो लोग थे वो जो यहाँ के स्थानीय शासक थे, स्थानीय भारतीय जो लोग थे, उनको हराने में सफल हो गए थे, योग्य हो गए थे। विद देयर यूजेस ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का प्रयोग करके, एंड हॉर्स ड्रीवन चैरियट्स, और रथों का प्रयोग करके, जिन रथों को हॉर्स के द्वारा ड्राइव किया जाता था, चलाया जाता था, उनका प्रयोग करके उन्होंने यहाँ के स्थानीय भारतीयों को हरा दिया था। दे ऑल्सो यूज्ड सुपीरियर टूल्स लाइक मस्केट्स, मेलकोट्स हो गए, मेल कोट्स, कवच जिनको बोलते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रकार के औजारों का भी प्रयोग किया, जैसे कि मेल कोट्स, कवच एंड हेलमेट्स का प्रयोग किया, मेड ऑफ ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज से बने हुए हेलमेट थे, इनका प्रयोग उन्होंने किया। आफ्टर देयर अराइवल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में आने के बाद, दे रिसाइडेड इन काबुल, उन्होंने काबुल में बस गए थे वो, एंड देन करमू, ठीक है, करमू अफगानिस्तान में बस गए थे, काबुल अफगानिस्तान में ही है। देन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में बस गए, पंजाब में, हरियाणा में, कश्मीर में, एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और कुछ राजस्थान के भागों में भी वो बस गए। जस्ट आफ्टर देयर अराइवल, उनके ठीक अराइवल के बाद, आर्यंस कंपोज्ड ऋग्वेदा, आर्यंस ने ऋग्वेद की रचना की, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है उसके बारे में जानकारी का। ठीक है, हिमवंत या मुजवंत बोला जाता है, इसको देखते हैं क्या है। इन द ऋग्वेदा दे मेंशन हिमालय एज हिमवंत और मुजवंत माउंटेन। ऋग्वेद में उन्होंने हिमालय को हिमवंत या मुजवंत माउंटेन के रूप में डिस्क्राइब किया हुआ है। दे आल्सो मेंशन सप्त सिंधु और सेवन रिवर्स, उन्होंने सेवन रिवर्स को या सप्त सिंधु को भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जिसमें इंडस जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिवर बताई गई है। इंडस रिवर को, सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु बोला गया, इंडस रिवर को ऋग्वेद में सिंधु, झेलम को विताक्सा, चेनाब को स्किनी, रावी को पुरुषनी, ठीक है, ब्यास को विपाशा, सतलुज को सतुद्री, ठीक है, सरस्वती आल्सो नोन एज नंदी तरना, साक्रेड रिवर थी।
ठीक है। द गंगा एंड यमुना आर आल्सो मेंशन बट ओनली 2 to 3 टाइम्स इन ऋग्वेद। गंगा और यमुना को भी ऋग्वेद में मेंशन किया गया, लेकिन 2 और 3 बार ही। अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऋग्वेद की रचना की, और ऋग्वेद की रचना आर्यंस के द्वारा की गई। आर्यंस कब आए थे? 1500 ईस्वी तक। आर्यंस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, और सेंट्रल एशिया रशिया के स्टेपीज से आए थे, और आते ही काबुल में बस गए थे, कुरमू में बस गए थे अफगानिस्तान में, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में बस गए थे, कश्मीर में बस गए थे, पंजाब में, हरियाणा में, और कुछ राजस्थान के भाग में भी बस गए थे, ठीक है। यहाँ आते ही उन्होंने यहाँ के जो लोकल पीपल जो थे, जो राजा जो थे, उनको हरा दिया था। उन्होंने हराने के लिए क्यों हरा दिया था? क्योंकि सुपीरियर टूल्स का उन्होंने यूज किया था। घोड़े यूज किए थे, घोड़ों को द्वारा चलाए जाने वाला रथ यूज किया था, और मेल कोट्स उन्होंने पहना हुआ था, और वो मुकुट भी उन्होंने पहना हुआ था, हेलमेट जो ब्रोंज का बना हुआ था। उन्होंने हरा दिया। हराने के बाद आते ही उन्होंने ऋग्वेद की रचना कर दी थी। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ थी कैटल, पशु, ठीक है। और पशुओं के लिए खोज में वो हमेशा चरागाह की खोज में ही रहते थे, ठीक है। ये था आर्यंस के बारे में हमने पढ़ा था। और आर्यंस ने ऋग्वेद की रचना कर दी। ऋग्वेद में बहुत सी नदियों का नाम है, सप्त सिंधु का नाम आया है। सब सिंधु में इंडस रिवर को सिंधु बोला गया है, ठीक है। रावी नदी को पुरुषनी, ठीक है। ऐसे ऐसे गंगा और यमुना का भी नाम आया है, और गंगा और यमुना का केवल 2 और 3 बार नाम आया है। सबसे महत्वपूर्ण और साक्रेट पवित्र नदी सरस्वती को मानते थे वो। समझ गए? अर्ली वैदिक पीरियड को देखो, 1500 से 1000 बीसी तक। इकोनॉमी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। कैटल वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस। अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे, उनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो धन मानते थे, आर्थिक वेल्थ जो मानते थे, वो कैटल को मानते थे, गायों को मानते थे। इट्स इंपोर्टेंस कैन बी हाईलाइटेड बाय सेवरल वर्ड्स। इसकी इंपोर्टेंस कि वो गाय को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धन मानते थे, इसकी इंपोर्टेंस कुछ ऐसे शब्दों से पता चलती है, विच वर मेंशन इन ऋग्वेदा, जो शब्दों का ऋग्वेद में मेंशन किया गया। जैसे गोपा, गोपा वर्ड यूज किया गया ऋग्वेद में, जिसका मीनिंग होता किंग या मास्टर ऑफ काउ। गाय का जो मालिक होता है उसको क्या बोलते थे? गोपा। राजा को सभी गायों का मालिक माना जाता था। गोपजन्या, इसको भी क्या बोलते थे? किंग या मास्टर ऑफ काउ, ठीक है। गवयू, गवयू किसको बोलते थे? काऊ, गाय को, ठीक है। गविष्ठी, सर्च फॉर काऊ, इसका मतलब होता था गाय की खोज में। सारे गऊ से बने हुए वर्ड हैं, ठीक है। गोधूमा, द वन विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द काउ डंग, दैट इज व्हीट। गोधूमा किसको बोलते थे? गेहूं को बोलते थे, ठीक है। धुइत्री, धुइत्री कौन थी? मिल्चर ऑफ द काउ, ठीक है, गाय का दूध निकालने वाली। डॉटर वाज कॉल्ड एज दुहित्री, पुत्री को दोहित्री बोला जाता था। उनका देख रहे, हमारी छोरी तो जमा गऊ है, दुहित्री डॉटर को बोला जाता था, ठीक है। अगन्या, नॉट टू बी किल्ड, गाय के लिए यूज हुए हैं ये सारे। नॉट टू बी किल्ड इन रिलेशन विद इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ काउ, गाय का जो आर्थिक बेनिफिट होता था, लाभ जो होता था, उस संदर्भ में गाय को अगन्या बोला गया। समझ गए? गोघना, द वन हु फीड्स अपॉन काउ, वो लोग जो काऊ के ऊपर जिंदा रहते हैं, काऊ को खा करके। वन हु ईट्स बीफ, जो गाय का मांस खाता है, उसको भी गोघना बोला गया है। गोधुली, स्केल ऑफ टाइम, डस्क, संध्या का समय, गोधुली बोलते हैं उसको। ये ऋग्वेद में शब्द आए हुए हैं सारे, ठीक है। इन शब्दों से पता चलता है कि जो गाय है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती थी। द सेकेंड इंपोर्टेंट वेल्थ वाज एग्रीकल्चर कम्युनिटी कमोडिटीज लाइक बार्ले, यवा, व्हीट, गोधुमा। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो उनका धन होता था, जिसको मानते थे, वो उनकी कृषि से संबंधित वस्तुएं थी। जैसे कि बार्ले, बार्ले का मतलब जौ को क्या बोलते थे ऋग्वेद में? यवा, यव, ठीक है। व्हीट, गोधुमा, ठीक है, इसको बोला जाता है। देयर वॉज नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी फॉर्मल टैक्सेशन नहीं लगाया जाता था, बट पीपल वॉलंटरली कंट्रीब्यूटेड टू द चीफटेन। और लेकिन जो लोग थे, वो मुखिया को, कबीले का जो मुखिया होता था, चीफटेन बोलते थे उसको स्वेच्छा पूर्वक योगदान देते थे। ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का जो चीफटेन होता था मुखिया, इन द फॉर्म ऑफ बलि और भागा, बलि और भाग के रूप में लोग टैक्स देते थे। फॉर्मल सिस्टम नहीं था, अपनी मर्जी से ही देते थे, ठीक है। ये बताया गई है। वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट जो होता था, काऊ सैक्रिफाइस एंड बीफ वाज सर्व्ड, जो सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट होता था ना,
उसको गाय की बलि दी जाती थी और उसका मांस उसको खिलाया जाता था। एनसीईआरटी ओल्ड पढ़नी है, 6 की 7th की एंशिएंट इंडिया रोमिला थापर के द्वारा, मेडिवल इंडिया रोमिला थापर की, एंशिएंट इंडिया आर.एस. शर्मा की पढ़नी है, और उन सब से पढ़ करके नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है। पॉलिटी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटी क्या थी? इकोनॉमी के बारे में बताओ पहले, इकोनॉमी क्या थी? इकोनॉमी हमने अभी डिस्कस किया है। इकोनॉमी क्या, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट धन क्या होता था? गायें। इसकी इंपोर्टेंस हमें पता चलती है, ऋग्वेद में गाय के लिए वर्ड यूज किए हैं। ठीक है, जैसे गोधूली, गोघना, गव्यू, ठीक है, गोपजन्या, गोपा, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, ये इनकी इकोनॉमी थी। और इस गाय के अलावा और भी जो महत्वपूर्ण सेकंड इंपोर्टेंट वेल्थ वो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थे, जैसे बार्ले, वीट, गोदमा। ठीक है, ये थी पॉलिटी। देखो पॉलिटी क्या थी? कोई फॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, हमने पहले पढ़ा था। वो बलि और भाग के रूप में वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करते थे चीफटेन को। द हेड का मतलब मुखिया, चीफटेन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी का वाज नोन एज राजन, उसको राजन बोला जाता था। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ राजन वाज टू ऑर्गेनाइज बैटल टू सिक्योर लार्ज नंबर ऑफ कैटल। ठीक है, इसका सबसे मुख्य कार्य जो राजन का होता था वो युद्धों को ऑर्गेनाइज करना होता था, ताकि उनकी जो सबसे लार्ज नंबर ऑफ कैटल है उनकी सुरक्षा की जा सके। मतलब युद्ध जो होते थे गायों की सुरक्षा के लिए युद्ध होते थे। ठीक है, इन ऑल हिज पॉलिटिकल एंडेवर्स, अपने पूरे पॉलिटिकल पर्यटन में, राजनीतिक पर्यटन में, राजन वाज असिस्टेड बाय 3 पॉलिटिकल असेंबलीज, राजन की 3 मुख्य सभाओं के द्वारा सहायता की जाती थी। पहली तो होगी सभा, नामी सभा हो गया पहली का। तो इट वाज एन एक्सक्लूसिव असेंबली, यह बहुत ही विशेष सभा होती थी, विच कंसिस्टेड ऑफ द एल्डर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी के बड़े बुजुर्ग लोग शामिल थे, बड़े सदस्य शामिल थे। इट आल्सो इंक्लूडेड ओल्डर वुमेन, इसमें बूढ़ी औरतें भी शामिल थी, इन देयर कैडर, उसके कैडर की। ठीक है, दिस वाज मोस्ट डिसिसिव असेंबली, यह सबसे ज्यादा निर्णायक असेंबली होती थी। सभा मतलब सभा में औरतें भी शामिल थी, याद रखना, सभा में औरतें भी शामिल थी। समिति, इट वाज एन इंक्लूसिव असेंबली, यह इंक्लूसिव असेंबली थी, बट वुमेन वर नॉट पार्ट ऑफ दिस असेंबली एंड लेस डिसिसिव असेंबली। इसी इंक्लूसिव असेंबली थी लेकिन इसमें औरतें शामिल नहीं थी, और यह असेंबली लेस डिसिसिव असेंबली थी, कम महत्वपूर्ण असेंबली थी। विधता, विधाता मत बोलना, इसको विधता बोला गया, विधत बोला गया कई कई जगह। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स वर पार्ट ऑफ दिस असेंबली, इसमें मेल्स और फीमेल्स पार्ट थे। मतलब केवल समिति ही ऐसी थी जिसमें महिलाएं पार्ट नहीं थी। सभा में और विधता में पुरुष और महिला दोनों शामिल थी। देयर इज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस असेंबली, इस फंक्शन का काम क्या होता था इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, बट इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है दैट कि इट सर्व्ड रिलीजियस, यह रिलीजियस फंक्शंस का काम करती थी, धार्मिक काम करती थी, एंड आल्सो सम एग्रीकल्चर रिलेटेड डिसीजंस, और कुछ कृषि संबंधित निर्णय भी लेती थी। 10 राजन वार, ये क्या था? 10 राजन वार इस टाइम पे हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट आर्यन ट्राइब ऑफ दैट टाइम वाज भारता, रूल बाय सुदास। उस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली आर्यन कबीला जो था उसका नाम भारत था, और उसे मतलब भारत क्लैन में, भारत वंश में सुदास नाम का राजा शासन करता था। He gave coveted position of head priest to वशिष्ठ ऋषि, उसने वशिष्ठ ऋषि को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया था। इंस्टेड ऑफ विश्वामित्रा ऋषि को पद देने की बजाय वशिष्ठ ऋषि को दे दिया था। ह्यूमिलिएटेड बाय दिस इंसिडेंट, विश्वामित्र जो ऋषि हैं इस घटना से अपमानित होकर के विश्वामित्र डिसाइडेड टू परसुएड 5 आर्यन किंग्स एंड 5 नॉन आर्यन किंग्स। विश्वामित्र ऋषि ने 5 आर्यों को और 5 नॉन आर्यन राजाओं को राजी कर लिया था युद्ध के लिए। इसलिए 10 राजन वार रखा गया, क्योंकि इसमें 10 राजा थे, 5 आर्यन राजा थे और 5 नॉन आर्यन राजा थे। ठीक है, देखो मैंने साइड में लिखा स्ट्रॉन्ग आर्यंस ट्राइब कौन सा था? भारत, रूलर सुदास था, विश्वामित्रा, ठीक है, इन सुदास के कोर्ट में था, वशिष्ठ वाज हेड प्रिस्ट अपॉइंटेड बाय सुदास। ठीक है, 10 राजन वार, 5 तो जो थे आर्यन थे, पुरु थे, और 5 नॉन आर्यंस थे। ठीक है, ये आ गया। अ बैटल वाज फोर्ट बिटवीन 10 राजन एंड सुदास। ठीक है, सुदास के द्वारा, 10 राजन के द्वारा एक
क्या हो गया, मतलब सुदास के खिलाफ 5 नो आर्यंस को और 5 नॉन आर्यंस को विश्वामित्र ऋषि ने इकट्ठा कर लिया था, और सुदास के बीच और दशराजन के बीच एक युद्ध लड़ा गया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषनी, जिसे रावी बोलते हैं। रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ था पुरुषनी रिवर के। इन दिस बैटल सुदास डिफीटेड ऑल द 10 किंग्स दशराजन्स। इस बैटल में सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया, एंड ऑल ऑफ देयर रूल्ड टेरिटरीज, और उनकी जो रूल्ड टेरिटरीज थी 10 राजाओं की, केम टू बी नोन एज भारतवर्षा आफ्टर हिज क्लैन, और उस टेरिटरी को उस वंश के नाम पर भारतवर्षा कहा जाने लगा। समझ गए? सोसाइटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। सोसाइटी से पहले अभी हमने क्या पढ़ा है? पॉलिटी पढ़ी है। पॉलिटी के बारे में बताओ, क्या पढ़ा हमने पॉलिटी के बारे में? सभाओं के बारे में बताओ। सभा में स्त्री, जो ट्राइब का हेड था उसको क्या बोला जाता था? राजन। राजन की सहायता की जाती थी पॉलिटिकल फंक्शंस में 3 सभाओं के द्वारा, जैसे कि पहली सभा, समिति और विद था। इनमें से कौन सी ऐसी समिति थी जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी? समिति। ठीक है। और सभा में कौन कौन लोग शामिल होते थे? एज ग्रुप बताओ। एल्डर्स, एल्डर मेल्स एंड फीमेल्स। और जो उसका काम क्या था? विदत का। इसके काम के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। माना जाता है कि रिलीजियस फंक्शन करती थी। 10 राजनवार के बारे में बताएं। दशराजन वार उस समय में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब जो था आर्यंस का, वो था भारत, जिसमें सुदास राजा था। सुदास राजा ने ऋषि वशिष्ठ को अपने कोवेटेड पोजीशन पर वो कर दी थी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कौन सा मंत्र लिखा? विश्वामित्र ने कौन से मंत्र की रचना की? गायत्री मंत्र। ठीक है। 5 आर्यंस को और 5 नॉन आर्यंस को उसने सुदास के खिलाफ इकट्ठा कर लिया। रिवर पुरुषनी के किनारे युद्ध हुआ, दशराजन युद्ध जिसको बोला जाता है। सुदास ने सबको हरा दिया और उनकी जितनी टेरिटरी थी उनको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। समझ गए? लेट अस सी सोसाइटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। सोसाइटी वाज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 प्रोफेशंस। ठीक है, 3 प्रकार के व्यवसाय थे। प्रीस्टली क्लास थी, पुजारी वर्ग। वॉरियर क्लास, योद्धा वर्ग थे, व्यापारी थे, किसान थे, शिल्पकार थे। फैमिली और कूला वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। परिवार या कुल सोसाइटी की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट थी, हेडेड बाय कुलापा। कुलापा के द्वारा उसको हेड किया जाता था। मतलब कुल को कुलापा के द्वारा हेड किया जाता था फैमिली को। हु वाज एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जो परिवार का सबसे पुरुष सदस्य होता था, हेड करने वाला कुलापा। कुलापा पुरुष ही होता था, फीमेल नहीं होती थी। इट सजेस्ट दैट द सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल इन द नेचर। ये सुझाती है कि जो सोसाइटी थी वो नेचर में पैट्रियार्कल थी, पितृसत्तात्मक थी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वुमेन एंजॉयड रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी। लेकिन उसी समय वुमेन की जो थी वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी। दे वर एंटाइटल्ड टू मैरी मैनी प्राइविलेजेस। वो बहुत से प्राइविलेजेस के एंटाइटल थी, बहुत से अधिकार उनको विशेषाधिकार दिए गए थे। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। वेयर बाय, जिनके द्वारा दे एंजॉयड द मेंबरशिप ऑफ सभा एंड विदता, जिनके द्वारा वे सभा और विदता की सदस्य हुआ करती थी, नॉट समिति, समिति की नहीं। ठीक है। दे वर आल्सो अलाउड टू गो फॉर एजुकेशनल डिस्कोर्सेज। वो एजुकेशनल डिस्कोर्सेज के लिए भी जा सकती थी, अनुमति थी कि वो शिक्षा भी ले ग्रहण कर सकती हैं। लोपा मुद्रा, हु पार्टिसिपेटेड इन मैनी डिबेट्स एंड डिस्कशंस, जिसने बहुत से विवादों में और व्याख्यानों में भाग लिया था। देयर वॉज नो इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय बाल विवाह का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। बोथ मेल एंड फीमेल वर अलाउड टू चूज देयर स्पाउस अंडर गांधर्व विवाह सिस्टम। गांधर्व विवाह प्रणाली के अंतर्गत दोनों पुरुषों को और महिलाओं को भी अपना स्पाउज, पति या पत्नी चुनने का अधिकार होता था। द ओनली कंडीशन वाज द पर्सन मस्ट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। एकमात्र कंडीशन ये थी कि जिसको भी चुना जाएगा वो सेम कम्युनिटी का होना चाहिए। विडो रीमैरिज वाज अलाउड अंडर नियोग विवाह सिस्टम।
नियोग विवाह प्रणाली के अंतर्गत विडो रीमैरिज अलाउ था, वेयर सी नीडेड टू मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड, जहां पर जो उसको अलाउ किया गया था लड़की को कि वो अपने मृत पति के छोटे भाई से शादी करेगी, नियोग विवाह। ठीक है, और गंधर्व विवाह अपनी मर्जी से स्पाउस को चुनेगा, कम्युनिटी से होना चाहिए वो। स्लेवरी वाज रैम्पेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय जो दासता थी वो प्रचलन में थी। द डिफीट पीपल वर मेड स्लेव्स, जो हराए हुए लोग थे उनको दास बना लिया जाता था। द डिफीटेड आर्यंस वर नोन एज दास, जो डिफीटेड आर्यंस थे, जिन आर्यंस को हरा दिया गया था उनको दास के रूप में जाना जाता था। एंड द डिफीटेड नॉन आर्यंस वर नोन एज दस्यु, और जो हराए हुए नॉन आर्यंस थे उनको दस्यु बोला जाता था। मैनी टाइम्स, बहुत बार, दासीज वर गिवन फेवरेबल ट्रीटमेंट, दासों को फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाता था आर्यंस को। ठीक है, एंड दस्यूज वर हैवीली डिस्क्रिमिनेटेड, और जो दस्यूज थे उनको भारी डिस्क्रिमिनेटेड, बहुत ज्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, देयर इज ए मेंशन ऑफ मास किलिंग ऑफ दस्यु हत्या इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में मास किलिंग, दस्यु हत्या का भी क्या है, मेंशन किया गया है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? क्या पढ़ा हमने सोसाइटी में, बताओ। सोसाइटी में एक तो हमने गांधर्व विवाह के बारे में पढ़ा, क्या होता है गांधर्व विवाह? जिसमें दोनों को आजादी होती है। हाँ, जिसमें कोई भी मेल और फीमेल हो अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते थे। द ओनली कंडीशन दैट द पर्सन मस्ट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। एक नियोग विवाह, ठीक है, एक नियोग विवाह था इन अपने अंडर इट। उनके छोटे ठीक है, से अंडर विडो रीमैरिज इज अलाउड। ठीक है, बट द विडो शी वाज अलाउड टू मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड। ठीक है, and what about the condition of women during उनकी अच्छी पोजीशन थी सर, उसमें उस सभा में और विदत में पार्टिसिपेट अच्छी कर can सकती थी। can they और इतनी सत्तात्मक थी। can they achieve education? Yes. ठीक है, and on the basis of their respectable position, which were the two मतलब which were the two assemblies in which they can take सभा part? एंड विदत, And what about samiti? नहीं उसमें participate- What was the function of vidat? वो क्या मैं It was there is no clarity about the function of vidat. ठीक है, but it is accepted that some religious work they have to perform. Is it clear? Religious practices during early Vedic period. At this point of time, the early Vedic people personified the elements of nature into God. इस समय लोगों ने जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनको भगवान का दर्जा दे दिया, पर्सोनिफाइड, पर्सन का दर्जा दे दिया, मानव का दर्जा दे दिया। ठीक है, गॉड बना दिया उनको, नेचर के एलिमेंट्स को। जैसे कि इंद्रा वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिविनिटी। ठीक है, इंद्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता था। ही वाज आल्सो नोन एज पुरंदर और द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, उसे पुरंदर भी कहा जाता था या किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। ही वाज कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ रेन एंड स्टॉर्म, उसे वर्षा का देवता और तूफान का देवता माना जाता था। वर्षा और तूफान नेचर का एलिमेंट है, पर्सोनिफिकेशन देवता का वो कर दिया। He has been mentioned more than 250 times in the ऋग्वेदा, यह ऋग्वेद में 250 से ज्यादा बार भी मेंशन किया गया ऋग्वेद में इंद्रदेव को। ठीक है, अग्नि वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिविनिटी, अग्नि जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट देवता था, महत्वपूर्ण देवता था। एंड ही वाज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएरी गॉड, और उसको बीच का देवता समझा जाता था, इंटरमीडिएरी गॉड। जैसे हम मंत्रों का जाप करें तो अग्नि नहीं प्रज्वलित करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो अग्निदेव को बोला जाता था। और आहुति देते थे स्वाहा, हुई स्वाहा, वाइफ ऑफ अग्निदेव, स्वाहा। ठीक है, ही हैज बीन मेंशन्ड मोर देन 200 टाइम्स इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में 200 से ज्यादा बार इसका मेंशन हुआ है। तो इस हिसाब से हम लगा सकते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। वरुण वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट डिविनिटी, वरुण तीसरा महत्वपूर्ण देवता था। एंड द गॉड ऑफ वाटर, और वो जल देवता थे। ठीक है, हिज ओरिजिनल फंक्शन वाज टू मेंटेन कॉस्मिक बैलेंस, उसका मुख्य जो फंक्शन था कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखना था। ठीक है, द लास्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी वाज मित्रा, गॉड ऑफ विंड और रेन। ठीक है, जो अंतिम महत्वपूर्ण देवता था वो मित्र था, जिसे वायुदेव माना जाता था। ठीक है, गॉड ऑफ विंड और एयर। लेटर ही केम टू बी नोन एज मारुति, बाद में उसे मारुति कहा जाने लगा, मित्र को।
ठीक है। फीमेल डेटीज कौन से थे? अपार्ट फ्रॉम दिस ओल्ड डेटीज, इन सभी देवताओं के अलावा सम फीमेल डिविनिटीज, कुछ जो देवियां हैं उनकी भी पूजा की जाती थी, और आल्सो वर्शिप, पूजा की जाती। अदिति, उषा एंड सावित्री, इनकी पूजा होती थी। इनके अलावा गायत्री मंत्र विच वाज कंपोज बाय विश्वामित्रा वाज डेडिकेटेड टू द सन एंड सावित्री, जो गायत्री मंत्र विश्वामित्रा के द्वारा कंपोज किया गया था वो सूर्य भगवान और सावित्री को समर्पित है। मोड ऑफ वर्शिप, पूजा कैसे करते थे? द मोड ऑफ वर्शिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज थ्रू ऑफरिंग प्रेयर्स एंड चैंटिंग ऑफ मंत्र। पूजा करने का जो तरीका था इस समय, वो प्रेयर्स को ऑफर करके और मंत्रों को चैंट करके, मंत्र गा गा करके करते थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्शिप वाज मटेरियल गेन। पूजा करने का मुख्य उद्देश्य मटेरियल गेन करना था, भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करना था। एंड डेवलपमेंट ऑफ हाईली कल्चर सोसाइटी, और बहुत ही सभ्य समाज का विकास करना था पूजा का उद्देश्य। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय आध्यात्मिकता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई अवधारणा नहीं थी। पीपल आल्सो वर्शिप्ड फॉर सुवीरा ब्रेव सन, जो लोग थे वो अपने बहादुर पुत्र की प्राप्ति के लिए भी पूजा करते थे। ठीक है, सुवीरा मीन्स क्रेजियस सन। इज इट क्लियर? क्या पढ़ा हमने इसमें? इसमें एक तो इंद्र देवता थे, सबसे इंद्र देवता का ऋग्वेद में कितनी बार मेंशन हुआ है? 250 टाइम। मोर देन 250 टाइम्स। एंड व्हाट वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिविनिटी? अग्नि, कितनी बार? 200 टाइम्स। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी? Varun. And the last important, Mitra. Later came to be known as Maruti. And Mitra किसका देवता था? God of एयर एंड विंड। हाँ, wind and air, ठीक है। And what about Varun? वाटर, गॉड ऑफ वाटर। ठीक है, water. And वो कौन कौन सी देवियां थी जिनकी पूजा होती थी? उषा, अदिति, अदिति, सावित्री, ठीक है। गायत्री मंत्र was composed by whom? विश्वामित्र, Dedicated to whom? ये सन Sun and एंड सावित्री। Savitri. Okay. Later Vedic period, 1000 BC to 600 BC. We will discuss it tomorrow.